हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और पॉलिटी के ऊपर हमारी क्लास लगातार चालू है। ये हमारी 5वीं क्लास होगी। इससे पहले 4 क्लास कर लिए हैं। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आगे की क्लास रेगुलर करते रहें। तो आज आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पिछला क्लास पे नज़र डाल लेते हैं। तो पीछे हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद होता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाई जाती है। किसको? एलिजा एम्पे को, जो वारेन हेस्टिंग का घनिष्ठ मित्र भी था। उसके बाद इससे पहले देखे थे 1765 का इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में होता है क्या, क्यों हुआ था इलाहाबाद की संधि? क्योंकि 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, जिसके कारण इलाहाबाद की संधि करना पड़ा था। और इलाहाबाद की संधि में हुआ था क्या कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। द्वैध शासन लागू हो गया था और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। कब? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देखे थे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कोई खास महत्व उसका नहीं रहा, बस यही था कि बंगाल का गवर्नर और जो परिषद का सदस्य थे, गवर्नर जनरल और परिषद का जो सदस्य थे, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया था। और दूसरा हुआ था कि राजस्व मामले और राजस्व वसूली मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद देखे थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को जो निर्माण करता था वो पिट्स द यंगर, जो उस वक्त का प्रधानमंत्री था, उसी ने बनाया था। उसमें देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ये क्यों लाया गया था, क्योंकि 1773 में जो भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हुआ था उसी को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इसमें होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में उसमें क्या होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? जो उपनिवेश करता है, उपनिवेशक होता है, शेयरधारक। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कंपनी को कंट्रोल करने वाला था, जो, और इसमें 6 सदस्य था और जिसको डायरेक्ट क्राउन नियुक्त करता था। और इसका काम था जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो क्राउन को ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद देखे थे इसी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी में कलकत्ता को पहली बार राजधानी बनाया गया था। ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, कलकत्ता को पहली बार राजधानी कब बनाया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के वक्त। उसके बाद देखे थे 1786 का स्पेशल एक्ट, विशेष अधिनियम आया था। उसमें होता है कि कॉर्नवालिस को भारत बुलाने का समय आता है तो कॉर्नवालिस 2 शर्त रख देता है कि जब हम भारत तो जाएंगे साहब, लेकिन हमको 2 शर्त चाहिए, हमको 2 शर्त दीजिए। तो बोला बताइए। तो उसमें बोला कि हमको, मतलब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाइए। और दूसरा बोला कि गवर्नर जनरल और परिषद को जो है उसको गवर्नर जनरल को परिषद की बात को रद्द करने की शक्ति दीजिए। गवर्नर जनरल को परिषद की बात को रद्द करने की शक्ति दिया जाए। और कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी भारत में मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई थी? 1805 में यूपी के गाजीपुर में हुए थे। याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था जिसका भारत में मृत्यु हुई? तो वो कौन था? कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद देखे थे 1793 का चार्टर एक्ट। ये प्रथम चार्टर एक्ट था। इसमें होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार, मतलब अधिकार दिया जाता है कि अनुमति दिया जाता है कि आप व्यापारी किसी भी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है कि आप किसी भी कंपनी को भारत व्यापार करने के लिए बुला सकता है, न कि अदर कोई। बस ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इसका मर्जी हो, अगर चाहे तो किसी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए बुला सकता है। इसको अधिकार दिया गया था। उसके बाद देखे थे 1813 का चार्टर एक्ट। ये दूसरा चार्टर एक्ट था। इसमें देखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और प्रशासनिक 2 अधिकार था। इसमें होता है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में कमी कर दिया जाता है। क्या? व्यापारिक जो अधिकार था, व्यापार का जो अधिकार था, उसमें कुछ कमी कर दिया जाता है। और कमी किया जाता है क्योंकि जो 1750 का औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण जो ब्रिटिश से बहुत सारी कंपनी आई थी, तो वो जो दबाव डाला था संसद पे, तो वो भी बोला हम भी
भारत में जाके व्यापार करेंगे। तो इसी कारण इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में कुछ कमी कर दिया जाता है। और 3 चीज़ पर मात्र उसको अधिकार था। किस चीज़ का? एक, चीन के साथ व्यापार, मतलब चाइना के साथ व्यापार, दूसरा चाय का व्यापार, तीसरा अफीम का व्यापार। ये 3 व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता था, अदर कोई कंपनी नहीं कर सकता। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं कि सिर्फ यही 3 करेगा, हर चीज़ कर सकता, लेकिन ये 3 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता था। व्यापार में इसको कमी किया गया था, और प्रशासनिक में बस 20 वर्ष को उसको जैसे तैसे बढ़ा दिया गया था। प्रशासन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। उसके बाद हुआ कि इसी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसी वक्त प्रथम बार भारत में 1 लाख रुपया खर्च किया गया था एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और उसके बाद होता है कि ईसाई मशीनरी का आगमन होता है। इसी 1813 का चार्टर एक्ट में ईसाई मशीनरी जो धर्म प्रचारक था, ईसाई धर्म को प्रसार करने वाला था। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 का चार्टर एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इसके पीछे कहानी है कि सेंट हेलेना एक्ट कहने कारण है कि 1833 में ही अफ्रीका, ये मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका एक द्वीप था सेंट हेलेना, कोई द्वीप था। सेंट हेलेना द्वीप था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसी वक्त यहाँ पर भी 1833 का एक्ट लगाया गया था, इसलिए हम इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जब ये एक्ट आया था उस समय क्राउन विलियम फोर्थ था। क्राउन कौन था? विलियम फोर्थ था। और बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। जब एक्ट आया था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा था। तो उसके बाद प्रावधान इसका देख लेते हैं, इसका लाने का जो कारण था, उसके बाद क्यों, मतलब इसका जो आगे क्या हुआ। तो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन कौन एकाधिकार था? एक था व्यापारिक, दूसरा था प्रशासनिक। दूसरा था प्रशासनिक। होता है कि व्यापारिक जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। इससे पहले हम देखे थे 1813 का जब एक्ट आया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें देखे थे कि इसका व्यापारिक जो है सो व्यापार का जो सीमा था उसको कुछ कम कर दिया जाता है, कम किया जाता है। सिर्फ 1813 में क्या होता है, उसका व्यापारिक कम किया जाता है। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता। अब क्या होगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, यूरोपियन ब्रिटिश कंपनी, कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत आके व्यापार कर सकता। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले क्या था 13 का चार्टर एक्ट में, उसमें था कि कम किया गया था, उसमें 3 चीज़ को छोड़कर अदर कोई भी कंपनी व्यापार कर सकता। वो कौन कौन था? चीन के साथ व्यापार, चाय और अफीम का व्यापार। ये 3 सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता। लेकिन अब क्या होगा, तो अब चाय का भी व्यापार, अफीम का भी व्यापार और चाइना के साथ भी व्यापार कोई भी कंपनी ब्रिटिश आके कर सकता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा प्रशासनिक जो अधिकार था, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, इसको जो कहता है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बात पे गौर कीजिए, क्या बोल रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इससे पहले हम पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से ना याद ज़्यादा आता है। कौन पढ़े थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें हम जाने थे बंगाल के गवर्नर जो था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन ये जो 1833 का एक्ट आया, इसमें होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। 2 चीज़ें। 1773 में क्या होता था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता, जो प्रथम था वारेन हेस्टिंग था। इसमें कौन होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिक बने, क्योंकि जब बंगाल का गवर्नर जनरल भी अभी कौन कौन है, विलियम बेंटिक है। तो जब इसको सुधार करके जब आगे बढ़ाया जाएगा इसको, तो यही रहेगा, विलियम बेंटिक रहेगा। तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, विलियम बेंटिक रहा। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाता है। अब होता है कि देखिए कोई भी पद पे, जैसे कि कोई छोटा पद आदमी रहता, आप उसको बड़ा पद दीजिएगा तो कुछ न कुछ उसको चेंज किया जाता है, कुछ न कुछ के नाम में चेंज कीजिए, उसको अधिकार भी चेंज होता है, मतलब आप उसको प्रोग्रेस जब होता है तो बहुत चीज़ चेंज करना पड़ता है। वही होता है कि जब इससे पहले क्या था, 1833 से पहले जब गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाता था उसको नियामक कहा जाता था। इससे पहले क्या होता था, 1833 से पहले जो गवर्नर जनरल था जो भी कानून बनाता था उसको नियामक कहते थे। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अब वो नियामक नहीं कहेंगे, अब जो भी कानून बनाएगा उसको एक्ट कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाने लगा था। इसको पहले मिटा लेते हैं। अब होता क्या, गवर्नर जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तब उसको अधिकार मिल गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, कोई रोक टोक इसमें नहीं हो सकता है। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 कर दी गई थी। इसको अभी डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 कर दी गई थी। इसको देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितना कर दी गई, 4 कर दी गई थी। संपूर्ण भारत हेतु एक बजट, पहली बार संपूर्ण भारत हेतु एक बजट का निर्माण किया गया था, एक बजट बनाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक में भारत का जो केंद्रीयकरण हुआ था ये 1833 के चार्टर एक्ट के समय हुआ था, क्योंकि संपूर्ण भारत हेतु एक बजट बनाया गया था। अब देखिए ये जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 कर दी गई थी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय परिषद की संख्या कितने थे, 4 थे। वही जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन वही अब 1833 में चार्टर एक्ट, ये तीसरा चार्टर एक्ट है, अब इसको 4 कर दी गई है। देखिए पहले कितना था, 4 था। कब, रेगुलेटरी एक्ट के समय परिषद की संख्या। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो घटाकर 4 था, घटा दिया 1, 3 कर दिया। वही जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, तीसरा चार्टर एक्ट, तो फिर बढ़ाकर 4 कर दिया था। चौथा जो सदस्य था वो अस्थायी सदस्य था। ध्यान दीजिएगा कि 4 सदस्य है, 3 + 1 इसका कॉम्बिनेशन बनता है, 3 + 1, 1 बढ़ाया गया। ये जो 1 था, ये चौथा, ये 1 चौथा, ये वो अस्थायी सदस्य था। कौन था, ये अस्थायी चौथा जो सदस्य था, इसको वो अस्थायी सदस्य था। और इसे विधि सदस्य बना दिया गया था। कौन क्या बनाइए, विधि सदस्य। लॉ मेंबर। चौथा सदस्य क्या था, वो अस्थायी सदस्य था, और वो अस्थायी सदस्य था इसलिए इसको विधि सदस्य बना दिया गया था। और विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर। और प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया था, लॉर्ड में। अब लॉर्ड मैकाले का एंट्री होगा, किसका, लॉर्ड मैकाले का। दिखाई दे रहा, लॉर्ड मैकाले। वो अस्थायी सदस्य कौन बना, लॉर्ड मैकाले बना, विधि सदस्य, लॉ मेंबर। अब लॉर्ड मैकाले का एंट्री हुआ। अब लॉर्ड मैकाले के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मैकाले को
अस्थायी सदस्य चौथा बनाया गया था। तो इसीलिए भारतीय विधि आयोग का गठन भी हुआ था। जब लॉर्ड मैकाले को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, लॉ मेंबर भी किसको बनाया गया था? प्रथम लॉर्ड मैकाले को। उसके बाद भारतीय विधि आयोग का गठन होता जिसमें 4 सदस्य होता। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को, क्योंकि प्रथम विधि अस्थायी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था, इसलिए उसको अध्यक्ष किसको बनाएगा? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था अध्यक्ष। उसके बाद होता है कि मैकाले संहिता का निर्माण भी होता है। मैकाले संहिता का निर्माण होता है और यही बाद में जाके आईपीसी 1860, आप लोग जानते होइएगा, आईपीसी धारा जो होता है आईपीसी 1860 बनता है, जिसको इसको मॉडिफाई करके, मैकाले संहिता को मॉडिफाई करके 1860 का आईपीसी बनाया जाता है। उसके बाद होता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल के परिषद को अब भारत परिषद कहा जाने लगा। ये याद रखिएगा अच्छा तरह से, गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगता है। कब? 1833 का चार्टर एक्ट में ही। गवर्नर जनरल के परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद होता है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी दौर शुरू हो जाएगा। अब होता है कि सरकारी सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने लगता है। और पहली बार, और इसका कहाँ पहले हुआ? लंदन में। लंदन में इसका व्यवस्था कहाँ किया गया था? लंदन में व्यवस्था किया गया था। लंदन में एक कॉलेज था, हेलीबर्ग कॉलेज। हेलीबर्ग कॉलेज लंदन में ये व्यवस्था किया गया था कि अब जो एग्ज़ाम होगी प्रतियोगिता के लिए वो हेलीबर्ग कॉलेज में आयोजित होगी। उसके बाद होता है धारा 87 था। धारा 87 में कहा गया था कि सरकारी चयन में, जो सरकारी जो चयन होगा उसमें जाति, वर्ण, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या कहा गया था? जाति, धर्म, वर्ण और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो और अच्छी बात है कि जो जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इसका विरोध कर देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और बाद में इसको समाप्त करना पड़ा। क्यों? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही जो शेयरधारक जिसमें शेयरधारक था, इसने इसका विरोध कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और यहीं से कंपनी में भी नेपोटिज्म आ गया था, भाई भतीजावाद। अब जब देखिए, जब जाति, धर्म, इस धारा अच्छा बात था कि 87 जो जाति, धर्म, रंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, सरकारी सेवा में आप अपने स्किल के हिसाब से आप जा सकते। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला नहीं, जो हम लोग चाहेंगे वही। अब ये क्या करेगा? अपने भतीजा को देगा, अपने सगे संबंधी को देगा, जो जान पहचान को उसको डायरेक्ट ये नियुक्त कर देगा अच्छा पद पे। इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं। ये रहता तो अच्छा बात था और यही होना भी चाहिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और इसको बाद में हटा दिया गया। ये सक्सेस नहीं हो पाया था। और इसी के साथ जब ये हटा दिया गया था, तब भारतीयों को एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। कब? जब इससे पहले एहसास नहीं हो रहा था कि हम गुलाम हैं। जब इसको इस धारा को हटा दिया गया था, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया कि हम भाई इसको नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तब भारतीयों को लगा कि हम गुलाम हैं। क्योंकि जब आप रंग के आधार पे, धर्म के आधार पर भाई भतीजावाद कीजिएगा, तो यानी कि आप तो भारतीयों को तो सेलेक्ट अच्छे पद पर कीजिएगा नहीं। तब भारतीयों को लगा था कि नहीं, रियल में हम लोग गुलाम हैं। एक स्लाइड और है। इसके बाद भारत में दास प्रथा की भी समाप्ति होती है। भारत में दास प्रथा की समाप्ति हो जाती। कब? 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति होती है। लेकिन जानते हो इससे पहले 1829 में ही 4 दिसंबर 1829 को ही सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 4 दिसंबर 1829 को। कौन थे? राजा राम मोहन राय और एक और थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने दोनों मिलके, विलियम बेंटिक
राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये रेगुलेटरी एक्ट चार्टर एक्ट 1833 का आया था, उसके बाद 1843 में दास प्रथा के भारत में समाप्ति हो जाती है। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे एक टॉपिक और लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, लेकिन कुछ कारणवश नहीं ले पाएंगे। तो बस आज तक यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।